प्यार का सागर, आखिर सागर पर क्यों बरस पड़े उसके घर वाले। सड़क पर गाड़ी दौड़ाते हुए बैंक्वेट हॉल में जगमग शादियों के पंडाल देख और म्यूजिक की धुन से मुझे लगा जैसे मेरे कानों में किसी ने गरम शीशा उड़ेल दिया हो। जिन आवाज़ों से मैं पीछा छुड़ा कर उस दिन शहर के बाहर यहाँ आई थी, वे यहाँ भी जहर घोलने चली आई थी। सड़क पर कितनी ही बारातें दिखी थी जो बैंक्वेट हॉल के सामने नाचों में जुटी थी। न मालूम कितनी बातें मेरे दिमाग में बिजली की तरह कौंध गई और एकाएक जैसे मैं आकाश से धरती पर आ गिरी। सोचने लगी मैं कहाँ पहुँच गई थी उन मधुर कल्पनाओं में जो कभी साकार नहीं होगी। लेकिन फिर सोचने लगी कि तो क्या मुझे इन्हीं कल्पनाओं के सहारे जीना पड़ेगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जो उदासी और दर्द आ गया उसके अंत नहीं। अब क्या मेरी बारात में ऐसी धूमधाम नहीं होगी। कितनी प्लानिंग की थी अपनी शादी की मैंने भी और मेरे माँ बाप ने भी। अब मैं खुद तो दुखी हूँ ही, साथ में माँ बाप भाई बहन भी चिंतित हैं। काश शादी से पहले मेरे पैर की हड्डी न टूटी होती तो मेरी मधुर प्लानिंग जलकर राख न होती। नगाड़ों की धुन अब पास आती जा रही थी और मैं फिर सोचने लगी थी कि 10 दिन बाद मेरी बारात आएगी भी या नहीं, मेरी डोली उठेगी या नहीं, और दुल्हनों की तरह मैं भी कभी लाल जोड़ा पहन सकूंगी या नहीं, या सब कुछ महीनों के लिए खा जाएगा। मुझे दूसरे पहलू पर भी सोचना था। वेडिंग के लिए होटल बुक हो चुका था, लोगों ने टिकट भी खरीद लिए थे, इंतजाम तो सारे हो ही चुके हैं, हर सामान के लिए पहले से पैसा दिया जा चुका था, जिसके लिए भैया को कितनी मशक्कत करनी पड़ी है। और फिर सागर के बीचों बीच हनीमून के लिए होटल के भी तो सारे इंतजाम कर लिए थे। शादी ब्याह कोई गुड़ियों का खेल तो है ही नहीं, उसका दिन टलता रहे। उन्होंने भी तो अब तक अपने रिश्तेदारों को आमंत्रित कर लिया था। आजकल लड़कों की शादियों पर भी सब खूब खर्च करते हैं। सागर ने बैचलर ट्रिप भी ऑर्गेनाइज कर लिया था। जिस दिन मेरी हड्डी टूटी थी उस दिन की याद आते ही मैं कांप गई। हमेशा की तरह छत पर पढ़ रही थी। छत के शांत वातावरण में पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। कोई शोर, कोई खींच पुकार सुनाई नहीं देती थी। नीचे तो सड़क की आवाज़ें तथा फिल्मों के गाने यादी ध्यान को हटा देते थे। शहर के बीच में घर होने की वजह से मार्केट आने वाले रिश्तेदार और दोस्त घर भी चले आते, जिसे से पढ़ाई में व्यवधान पड़ता था। उनके लिए चाय नाश्ता तैयार करना पड़ता था या कभी कभी खाना भी बनाना पड़ता। इससे मुझे बहुत परेशानी होती। एग्ज़ाम के दिनों में तो मम्मी पापा के रिश्तेदारों या अन्य लोगों का आना मुझे बहुत ही ख़राब लगता, क्योंकि एक तो उनके आने से समय नष्ट होता, दूसरे वे यह पूछना कभी न भूलते कि अभी तक सरिता ने शादी का क्या इंतज़ाम किया है। सुनकर मेरे तन बदन में आग सुलग उठती। इन सब झंझटों से मुक्त पाने का मेरा एकमात्र स्थान छत थी। न माँ मुझे अपने सामने देखती और न कोई काम मुझसे कहती। जब मैं छत पर पढ़ रही होती तो काम के लिए मीता को ही पकड़ा जाती थी।
वरना वह छोटी होने की वजह से बची रहती। शादी के लिए निश्चित तिथि के कुल 15 दिन बाद ही तो मेरी परीक्षा थी। डेस्टिनेशन मैरिज सागर के भाई के विदेश से आने हवाई जहाज के टिकटों के कारण तय हुआ था कि परीक्षा से पहले शादी होगी और परीक्षा के बाद हम हनीमून पर जाएंगे। शादी के बाद ठीक से पढ़ाई नहीं हो सकती थी, इसलिए मैं अधिक से अधिक पढ़ाई कर लेना चाहती थी। यही सोचकर मैं छत के कोने में कुर्सी कर निश्चिंतता से पढ़ रही थी कि बंदरों की कतार आती दिखी। बंदर तो हमेशा ही आते थे, उनसे डर कर मैं नीचे उतर जाती थी। लेकिन उस दिनों पता नहीं क्यों मैं ये सोचकर भागी कि कहीं बंदरों ने मुझे नोच लिया और चेहरा विकृत हो गया तो क्या होगा। मैं जल्दी से नीचे भागी, फिर नीचे रखे गमले से टकरा कर एक चीज़ के साथ गिर पड़ी। फिर क्या हुआ कुछ नहीं मालूम। जब होश आया तो माँ ने कहा, यह क्या कर बैठी सरिता, अब क्या होगा। माँ का मतलब समझते मुझे देर नहीं लगी, पर उनसे क्या कहती। क्या ये कि कहीं बंदर मेरा चेहरा न नोच ले, इसीलिए मैंने छलांग लगाई थी और धोखे से गमले से टकराकर गिर गई। ये रोने की समय है क्या। बड़े भैया चिल्लाए, क्या पता हड्डी न टूटी हो, सिर्फ मोच ही आ गई हो, चलो जल्दी अस्पताल चलो। और उन्होंने मुझे सहारा दे कर उठाया, मगर भैया की आंखों की भाषा मैंने पढ़ ली थी। वे खुद भी तो उस बात से डरे हुए थे कि कहीं मेरे पैर की हड्डी न टूट गई हो। उन लोगों के चेहरे देखकर मैं अपना दर्द भूल सी गई थी। मेरा पैर सूज गया था, इसीलिए और मुश्किल थी, मगर हड्डी टूट गई हो और ठीक से न जुड़ सकी तो। यदि कहीं हड्डी टूट कर उसमें चुभ गई तो कम से कम 3 महीने तक प्लास्टिक लाना पड़ेगा। हो सकता ऑपरेशन करना पड़े या रोड डले। यह विचार आते ही मैं कांप उठी। बेवकूफ़ लड़की, यह क्या कर बैठी। जगदीश की आवाज़ मुझे की गई। उन्होंने फिर कहा, अब तेरी जगह क्या गीता की खड़ा करा जाएगा। इसके साथ ही वे हंस पड़े, पर मेरा फक चेहरा देखकर शायद उन्हें अपनी गलती का आभास हुआ और वे गंभीर हो गए। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि प्लास्टर न चढ़ाया जाए। माँ ने पूछा, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। एक्स-रे रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। माँ धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी। माँ, आप फिक्र क्यों करती हैं। शादी तो हो ही जाएगी। हाँ, सरिता को चलाने के लिए व्हील चेयर और आंसू पोंछने के लिए किसी को साथ रखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने शायद मुझे हंसना चाहा, पर मेरा मुंह शर्म तथा अपमान से लाल हो गया। का एक मीता को सामने देखकर मैं संभल गई। क्या बात है मीतू, मैं कब से तुम्हें आवाज़ दे रही है। खाना तक लग गया है। सब लोग मेज पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। उसका स्वर उलाया सा लगा। मैं भारी कदमों से मीता के साथ डाइनिंग टेबल पर
व्हीलचेयर में आ गई। खाने की मेज पर माँ, पिताजी, भाभी, भैया सभी मेरे इंतजार में बैठे थे। मीता ने प्लेट में खाना परोसकर प्लेट मेरे सामने रखी तो मुझे लगा मानो सभी लोग तरस खाई नज़रों से मुझे देख रहे हैं। अपने प्लास्टिक चढ़े पैर पर एक नज़र डालकर मैं चुपचाप खाने लगी थी। खाने के साथ साथ रुलाई भी छूट रही थी। कैसा अजीब वातावरण हो उठा था। पहले खाने की मेज पर बैठते ही पिताजी के कहे भैया के चुटकुले, भाभी की चूड़ियों की खनकाहट, माँ की बनावटी लाहट में वातावरण खुशनुमा सा लगता था। लेकिन आज खाने से पहले हंसते बोलने चेहरे मेज पर आते ही गुमसुम हो गए थे। मैं सोच रही थी कि घर में जो यह उदासी छा गई है इसका कारण मैं ही हूँ। तो मैंने इसीलिए माँ से कहा था कि मेरा खाना मेरे कमरे में पहुँचा दो, लेकिन वे तो रो पड़ी। बोली, तू अकेले कितना खाएगी? क्या मैं यह समझती नहीं? सुनकर मैं चुप हो गई। अचानक रात के 10 बजे सागर आ गए। वे कार से आए थे। सामने देखकर मेरा खून बर्फ की तरह जम सा गया। हर कोई धड़कते दिल से अपने अपने ढंग से अनुमान लगा रहा था। पिताजी ने सागर से कहा, आपसे अनुरोध है कि शादी की तारीख कृपया न बदलें, क्योंकि फिर बुकिंग न मिलने के कारण शादी अगले साल तक के लिए टल जाएगी। वैसे आपकी जो इच्छा। आपकी तसल्ली और विश्वास के लिए मैं सरिता का एक्स-रे दे रहा हूँ। कृपया बताएं क्या करें? सागर ने आते ही मुझे सबके सामने जोर से हक करके सबको चौंका दिया। उसने कहा, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा प्लान है। बस हनीमून कैंसिल। जब सरिता पूरी तरह ठीक होगी तब देखेंगे। सागर पूरी योजना सबको बता दी। उसने साफ कह दिया कि शादी से पहले सरिता उसके पिताजी माता से नहीं मिलेगी, क्योंकि न जाने वे क्या फैसला ले। शायद वे नहीं चाहेंगे कि उनकी होने वाली बहू व्हीलचेयर पर शादी के मंडप में आए। सागर ने हमारे 6 टिकट पहले करा दिए ताकि हम डेस्टिनेशन पर पहले पहुंच जाएं। मुझे सोफे पर बैठा कर खूब तस्वीरें ली गई जिनमें मेरे पैर छिपे हुए हैं। सब अपने अपने कार्यक्रम में अनुसार डेस्टिनेशन होटल पहुँचे। सागर ने बहाना बना दिया कि प्री वेडिंग कार्यक्रमों में किसी कारण से मैं भाग नहीं ले जा पाऊंगी। सब मुझसे कमरे में मिलने आते। मैं पलंग पर
लेटे लेटे सबसे मिलती हम 6 यात्रियों में मम्मी पापा, मीता और भैया और भाभी के अलावा किसी को नहीं मालूम था कि मेरे पैर की हड्डी टूटी है। सागर के माता पिता भी आए, मुझसे मिल कर गए। मैं डरी रही। सागर ने बड़ी बखूबी से मुझे बेड पर लिटाए रखने के एक के बाद एक नए बहाने गढ़े। मेरे बिना कई रस्में हुई और कईयों में मैं सबसे पहले पहुंचकर बैठ जाती, बड़े से लहंगे में पैर छिपाकर, और तभी उठती जब सबको सागर या मम्मी पापा किसी न किसी बहाने कहीं और ले जाते। यह डेस्टिनेशन वेडिंग एक बड़े होटल में हो रही थी, जिसमें वर्षी लिफ्ट से व्हीलचेयर पर चुपचाप इधर से उधर जाना संभव था। मेरा कमरा एकदम सर्विस लिफ्ट के बराबर, यह इसलिए कम को ही शक हुआ। बारात निश्चित समय मैरिज होटल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंची। बारात में जो लड़कियां आई थीं, उनमें मुझ न देखकर खुसुर फुसुर हो रही थी। भाभी मेरे हाथों में मेहंदी लगा रही थी। तभी 7-8 लड़कियां मुझसे मिलने चली आई, लेकिन मैं तो बेड पर लेटी थी और नकली छींके मार रही थी, इसीलिए देखते ही वे उल्टे पैरों लौट गई। जब पहली जयमाला वाली रस्म होने थी तो मैं शांत से व्हीलचेयर पर आई। सारे घर में सन्नाटा सा छा गया कि सब मुसीबत बेधड़क आ गई। असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब विवाह मंडप में आयोजन के लिए बुलाया गया। मेरी और सागर की जिद के कारण मीता ही मुझे लाल लहंगे में लेकर विवाह मंच पर पहुंची। सबके मुंह खुले रह गए, हमारी ओर के बारातियों के भी और सागर के समधियों को भी। सागर के पिता बरसने लगे, यह क्या तमाशा है? क्या हम अपाहिज लड़की से शादी करने वाले हैं? मैं अपमान से तिलमिला उठा। पापा ने सारी बात सागर के पापा को बताई तो भी वे शांत नहीं हुए। सागर इस दौरान चुप खड़ा रहा। तभी मैं बोल पड़ी, नहीं करनी है मुझे शादी। मेरा पैर कोई कट नहीं गया है। क्या ज़रूरत है पापा को गिड़गिड़ाने की? क्यों पापा दया की भीख मांग रहे हैं किसी के आगे? बोलते बोलते मेरा सारा शरीर कांपने लगा। तभी किसी रिश्तेदार ने कहा कि सागर की शादी मीता से कर दो, काम हो जाएगा। सागर यह सुनकर भी चुप था। पिताजी ने तो हाँ भी कह दी, लेकिन तभी सागर का असली रूप सामने आया। बोला, पापा मेरा विवाह सरिता से ही होगा और शादी का जो समय तय है उसी में सब कुछ होगा। मुझे हड्डी टूटने की बात पहले दिन से पता है। यह सब मेरी इच्छा और हमारे भविष्य के सुख के लिए है। सागर के प्रति मेरी सहानुभूति उमड़ आई। सोचने लगी कि मेरे लिए वह कितनी मुसीबत झेल रहा है। कुछ का उत्साह निचुड़ गया था। वातावरण में एक अजीब सा
सुनापन भर उठा, पर फिर पूरे जोश खरोश से शादी का हर काम पूरा हुआ। मैं व्हीलचेयर पर और सागर मेरे साथ खड़ा। सैकड़ों फोटो में हमारा प्यार जाहिर हो रहा था। ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अब मिलती हूँ अगले वीडियो में।